हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना 2011, क्योंकि जनगणना 2021 में होनी थी, कोरोना के चलते नहीं हुई। तो जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2011 की जनगणना से पूछे जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि जो है 21 वाले जो आंकड़े आपके जो हैं वो 24 में जब जनगणना होगी उसके आंकड़े आएंगे तब पढ़ेंगे। अभी जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 2011 की जनगणना से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जनगणना जो है आपका वो एक संघ सूची का विषय है। क्योंकि जो आपके संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियों का उल्लेख है आपका, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो आपका जनगणना सब विषय है वो आपका संघ सूची का विषय है। और जैसे आपके अगर जनसंख्या और शिक्षा की बात करें तो जनसंख्या और शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। जैसे कि संघ सूची पर जो है वो अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का होता है। कोई भी विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है संघ सूची में। अगर राज्य सूची की भी बात करें तो राज्य सूची में जो है वो राज्य सरकार को कोई भी कानून बनाने का अधिकार होता है। और समवर्ती सूची जो है उसपे दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बनाने का जो नियम है, बनाने का अधिकार होता है, लेकिन जो है अंतिम निर्णय जो है वो केंद्र सरकार का होता है। उसके बाद पढ़ते हैं जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे यहाँ पे जो आधुनिक तरीके से सर्वप्रथम जनगणना जो है 1749 में स्वीडन द्वारा कराई गई थी। आधुनिक तरीके से या कई बार वैज्ञानिक तरीके से भी लिख देता है, तो आपको दोनों याद रखना है। आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से जो सर्वप्रथम जनगणना है वो 1749 में स्वीडन द्वारा कराई गई थी। उसके बाद दशकीय जनगणना अगर सर्वप्रथम बात करें तो अमेरिका में 1790 में शुरू हुई। अमेरिका द्वारा ये कराई गई थी। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1790 में कराई गई। उसके बाद भारत में अगर जनगणना की शुरुआत माने तो जो आपका 1872 में जो है मियो द्वारा शुरू की गई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में मियो द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद भारत में अगर नियमित जनगणना जो है वो आपका 1881 में रिपन द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि इनके काल में हुई, रिपन द्वारा शुरू की गई थी। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत क्रमांक की अगर बात करें तो 69 में सूचीबद्ध है। आपका संघ सूची में जनगणना विषय जो है आपका अनुच्छेद 246 के तहत क्रमांक आपका 69 में सूचीबद्ध है ये। उसके बाद यह जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो 7वीं जनगणना थी। भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना थी। अगर 21वीं सदी की भी बात करें तो आपका जो 21वीं सदी की ये जो 2011 की जनगणना है वो दूसरी थी, क्योंकि जो आपका 21वीं सदी है वो आपका 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2100 तक 21वीं सदी रहेगी। तो आपका जो पहली जनगणना जैसे यहाँ पे जो 21वीं सदी में हुई वो 2001 में, उसके बाद 2011 में। तो इसलिए ये जो 2011 की जो जनगणना है वो अगर 21वीं सदी की बात करें तो दूसरी है। भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं सदी की आपकी दूसरी जनगणना है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो आपकी 1951 में हुई थी। उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो श्री MWM एट्स व RA गोपाल स्वामी, ये इनके साथ दोनों लोग हैं। कई बार ज़्यादातर परीक्षाओं में RA गोपाल स्वामी ऑप्शन में ज़्यादातर रहता है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। ये जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई, उस समय ये जनगणना आयुक्त थे। अगर पहली जनगणना के अगर ये नियमित जनगणना के समय अगर बात करें तो जो आपके चुनाव आयुक्त हैं वो WC प्लाडेन थे। WC प्लाडेन।
उसके बाद इधर जो आपके दिए गए हैं ये आपके 2011 के जो है जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और इधर 2021 की जनगणना जो कि होनी थी कोरोना के चलते नहीं हुई, तो उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इधर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे 2011 की जो भारत की जो जनगणना है वो 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं, यहाँ पहले भी बता चुके हैं। इसका जो शुभांकर की अगर बात करें तो आपका प्रगणक शिक्षिका है। जो 2011 की जनगणना थी उसका शुभांकर जो है वो प्रगणक शिक्षिका है। आदर्श वाक्य आपका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंग्लिश में बात करें तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। कई बार ये हिंदी में ना देखे, ये इंग्लिश में ही छाप देता है आवर सेंसस और आवर फ्यूचर, तो इसको याद रखना है। उसके बाद जनगणना आयुक्त जो है 2011 में तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। और इस जो शुभंकर का अनावरण है वो गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने किया था। और इस जनगणना जो 2011 की है इसकी जो अनुमानित लागत थी 2200 करोड़ थी। ये कुछ 2011 की जनगणना के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। उसके बाद जो आपकी 2021 में जो जनगणना होनी थी उसके जैसे यहाँ पे जो जनगणना थी वो भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं, क्योंकि स्वतंत्र भारत की जो 11वीं वाली थी वो 7वीं थी, ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना थी जो हो नहीं पाई कोरोना के चलते। अगर इसके विषय की बात करें जो आपकी थीम होती है तो जन भागीदारी से जन कल्याण, ये इसकी थीम थी जो 2021 में जनगणना होनी थी, जन भागीदारी से जन कल्याण। जो जनगणना आयुक्त हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। और 16 जो आपकी 16वीं जनगणना है वो आपके 31 प्रश्नों के आधार पर होगी। जब भी होगी तो उसमें मेंशन किया गया था कि जो है 31 प्रश्नों के आधार पर, जैसे उनके आर्थिक सामाजिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों को उसमें मेंशन किया गया था कि उस पर आधार मान के पूछे जाएंगे। तो कुल आपको 31 प्रश्नों के आधार पर थी। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। यह जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इसमें ये जो है आपका डिजिटल तरीके से जनगणना होनी थी जो नहीं हुई है। जब भी होगी आगे तो आंकड़े आएंगे तो उसके बाद दोबारा फिर पढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी जो है आपको 2011 की ही जनगणना याद रखनी है, क्योंकि इसी से जुड़े हुए जो हैं प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी डाटा पे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ भारत की जनसंख्या की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो आपकी जो है 121 करोड़, अगर मोटे मोटे तौर में बात करें तो आपका जो है 121 करोड़। अगर वैसे इसको जो है तो आपका 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। ये आपको पूरी डिजिट याद रखनी है, क्योंकि कई बार ये सेम डाटा पूरी डिजिट ही पूछी गई है, 121 करोड़ करके नहीं, बल्कि ये पूरी डिजिट आपको याद रखनी है। कम से कम इधर के आपको 3 जैसे 121 और लास्ट के 977 ये याद रखने हैं। जो कि ये जो कुल जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या की अगर बात करें तो 17.5 है प्रतिशत है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का जो है वो 17.5% है। इसमें भी अगर भारत की कुल जनसंख्या जो है इसमें अगर पुरुष की बात करें तो आपका जो है परसेंटेज में तो आपका 51.45% है, और जो महिला जनसंख्या है वो आपका 48.53% है। जो आपकी ये डाटा दिया गया है कुल जनसंख्या भारत की, उसमें से अगर पुरुष की बात करें तो आपका 51.47% है, और महिला जनसंख्या जो है वो आपकी 48.53% है। अगर इसी डाटा पे अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो जो आपका है 31.2% है, शहरी जनसंख्या 31.2% है, और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो आपकी 68.8% है, 68.8%, क्योंकि ग्रामीण जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या से ज़्यादा है। इधर आपके जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और इधर आपका जो दिया गया है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, उसके नीचे ये आपके केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा और
न्यूनतम में केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। जैसे यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की अगर बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और न्यूनतम में सिक्किम। अगर केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आपका जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो दिल्ली की है, और न्यूनतम की अगर बात करें यूनियन टेरिटरी में तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में यूनियन टेरिटरी में सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद दशकीय वृद्धि दर की अगर बात करें कि दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक किस राज्य में है या किस यूनियन टेरिटरी में है, तो यहाँ इधर आपके राज्य अधिकतम, इधर न्यूनतम दिखाया गया है। ये नीचे आपके जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं में अधिक और ये कम है। जैसे यहाँ पे अगर राज्य की बात करें तो आपका मेघालय में जो है दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक, जैसे मेघालय में यहाँ प्रतिशत जैसे यहाँ दिया गया है 27.95% जो है वृद्धि हुई है, जो कि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि में है। सेकेंड नंबर पे आपका अरुणाचल है, इसमें 26% जो है दशकीय वृद्धि हुई है। और न्यूनतम में अगर बात करें तो नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में जो है आपका निगेटिव है, 0.6% निगेटिव में है। ये कई बार पूछा गया है कि किस जो है राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर है वो निगेटिव में है, तो ये आपका नागालैंड है। इसकी जो दशकीय वृद्धि दर निगेटिव है कितनी है, तो आपका 0.6%, ये भी याद रखना है, कई बार पूछा गया है। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो केरल है, इसमें 4.9% है। ये आपके दशकीय वृद्धि वाले राज्य थे। उसके बाद अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे अधिक जो है दशकीय वृद्धि दर वो दादरा एवं नगर हवेली में हुई है, जो कि 55.9% है। वहीं अगर न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो आपका जो है लक्षद्वीप 6.3% है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात कई बार ये डिफिनीशन से भी पूछ लेता है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, या इसी पे क्वेश्चन बन जाता है कि लिंगानुपात, या कई बार इसका ये फार्मूला पूछ लेते हैं। तो जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे इसके फार्मूला की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे स्त्रियों की जो संख्या है उसके अपान में पुरुषों की संख्या और मल्टीप्लाई आपको 1000 से कर देना है, तो आपको जो लिंगानुपात आ जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे आपका भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, ठीक है। यहाँ पे 943 रखेंगे और यहाँ पुरुषों की संख्या जैसे 1000 पुरुषों पे 943, तो यहाँ पे आप 1000 रखें तो ये 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो बचेगा 943। यही डिफिनीशन में कहा गया है कि आपका जो 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ पे भारत का लिंगानुपात आपका 943 है, और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो आपका 949 है, और शहरी जो लिंगानुपात है वो 929 है। ये आपको तीनों याद रखने हैं। भारत का ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है। भारत का 943 है, और ग्रामीण की अगर बात करें तो 949, और शहरी 929 है। उसके बाद राज्यों में लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक जो है केरल में है 1084 लिंगानुपात, सबसे अधिक केरल में है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो तमिलनाडु 900 आपका 96। ये दो राज्य आपको याद रखने हैं। कई बार क्रम लगाने को पूछ लेता है तो आपको कम से कम दो तो याद रखने हैं, पहला केरल और दूसरा तमिलनाडु। इधर न्यूनतम में अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम जो है वो हरियाणा में है आपका 879, और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे 889 है। यहाँ पे आपका 879 है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 889 याद रखना है। उसके बाद ये जो यूटी है, यूटी में अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक पुडुचेरी में है 1037। ये यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुडुचेरी में है 1037। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर न्यूनतम की बात करें सबसे कम की तो दमन एंड दीप में है 618। ये आपका लिंगानुपात है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में।
उसके बाद अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो जो भारत का शिशु लिंगानुपात है वो आपका 919 है। शिशु लिंगानुपात भी वैसे ही आपका है जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ जो है जैसे स्त्रियों की संख्या रखते हैं तो यहाँ पे आपको जो शिशु लिंगानुपात है वो 0 से 6 वर्ष तक की बालिकाओं की संख्या और अपान में 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की संख्या रखनी है और मल्टीप्लाई आपको 1000 से करना है तो आपका शिशु लिंगानुपात आ जाएगा, जो कि भारत का शिशु लिंगानुपात 919 है। अगर राज्य में बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है 972। उसके बाद सबसे कम हरियाणा में आपका शिशु लिंगानुपात, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात भी सबसे कम है यहाँ पे और शिशु लिंगानुपात दोनों आपके हरियाणा में कम है, याद रखना। जैसे यहाँ पे जो हरियाणा में शिशु लिंगानुपात है वो आपका 834 है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपका सर्वाधिक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है 968 शिशु लिंगानुपात, और सबसे कम की बात करें तो आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली में 871, जो कि सबसे कम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। तो साक्षर व्यक्ति जो है किस व्यक्ति को मानेंगे, उसका जो है कितने वर्ष तक के बालक को साक्षर माना जाएगा। तो यहाँ पे साक्षरता की डिफिनीशन दी गई है, जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता है तो वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख या पढ़ सकता है वह व्यक्ति साक्षर माना जाएगा। जैसे इसकी फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे साक्षरता दर निकालने की, तो जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षरों की जो संख्या है उसके अपान में आपको 7 वर्ष या उससे अधिक की जो कुल जनसंख्या है आपको यहाँ पे कुल जनसंख्या रखना है, यहाँ पे उनकी केवल संख्या रखनी है और आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है क्योंकि यहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको जो साक्षरता दर है वो आपकी आ जाएगी। जैसे अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें तो आपका 74.04% है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। उसमें अगर मेल की बात करें तो आपका जो है 82.14% है और फीमेल 65.46% है। जो ये कुल जन साक्षरता है भारत की, उसमें से अगर मेल की बात करें तो आपके 82.14% है और फीमेल 65.46% जो है वो फीमेल की साक्षरता है। ये आपकी भारत की कुल साक्षरता है 74.04%। अगर राज्यों में बात करें तो आपका केरल में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि 94% जो है केरल की साक्षरता 94% है, जो कि सबसे राज्यों में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आपकी मिजोरम 91.3% है, जो कि ये दूसरे नंबर पे आता है। एक नंबर पे आपका केरल, दूसरे नंबर पे मिजोरम। अगर न्यूनतम में बात करें, सबसे न्यूनतम जो है वो बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसमें 65.4% है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है 91.8। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में सबसे अधिक है और राज्य में आपके केरल, ये याद रखने हैं। उसके बाद सबसे न्यूनतम अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दादरा एवं नगर हवेली, इसमें 76.2% है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। उसके बाद सर्वाधिक स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर वाले राज्य जो हैं, स्त्री और पुरुष की साक्षरता में अंतर किन राज्यों में सबसे अधिक है, तो उसकी बात करें तो आपका जो राजस्थान है उसमें स्त्री पुरुष की साक्षरता के अंतर में जो अंतर है वो सबसे अधिक है, 27.1% है। दूसरे नंबर पे आपका झारखंड आता है, 21.4% है अंतर। अगर न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पे मेघालय में है 3.1%। स्त्री पुरुष साक्षरता का अंतर में जो न्यूनतम है वो मेघालय में 3.1%। दूसरे नंबर पे मिजोरम, इसमें 4% है।
उसके बाद यहाँ ग्रामीण, जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है 90% तक, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आपकी गोवा में है 37.8%। न्यूनतम गोवा में है और अधिकतम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है ग्रामीण जनसंख्या। अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो यही आंकड़े जो है पलट जाएंगे आपके। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक हो जाएगी आपकी गोवा में और न्यूनतम हो जाएगी शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, याद रखना है। अगर शहरी की बात की जाएगी, शहरी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो आपका गोवा हो जाएगा और न्यूनतम में आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा शहरी में। वैसे अगर ग्रामीण में जो जनसंख्या की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा है, और न्यूनतम में अगर बात करें तो आपका गोवा है। उसके बाद भारत में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या जो है वो आपकी 20.14 करोड़ है। अनुसूचित जाति की जो आपके शेड्यूल कास्ट की जो जनसंख्या है वो भारत में वो आपकी 20.14 करोड़ है। उसमें भी अगर राज्य में बात करें तो सबसे अधिक जो है अनुसूचित जाति की संख्या वो उत्तर प्रदेश में है। अगर परसेंटेज के तौर पे देखें तो आपका पंजाब में सबसे अधिक है। वैसे आपके राज्य में जो जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, अगर परसेंटेज के तौर पे देखेंगे तो पंजाब अनुसूचित जाति की जनसंख्या में सबसे टॉप पे है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ, जैसे आपका जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट निवास नहीं करती है। ये आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किन जो है प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वो नहीं निवास करती है। तो आपको ये याद रखना है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। उसके बाद भारत में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें तो कुल जनसंख्या जो आपकी एसटी की है वो 10.43 करोड़ है भारत में। और राज्य में अगर बात करें तो सर्वाधिक आपका मध्य प्रदेश में है एसटी की जनसंख्या। अगर प्रतिशत में बात करें तो लक्षद्वीप में है 94.8% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है प्रतिशत में लक्षद्वीप है, और वैसे जनसंख्या में अगर बात करें तो आपका मध्य प्रदेश आता है। इससे भी एक जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी नहीं निवास जनसंख्या जो है नहीं निवास करती है। इन राज्यों में एसटी निवास जनसंख्या जो है नहीं करती है, इसको याद रखना है। जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, इन जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें एसटी जो जनसंख्या है वो निवास नहीं करती है। आई होप आपको जनगणना से जितने भी जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाए गए हैं समझ में आए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो है चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें।